वेलकम बैक। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे 21 से लेकर 40 क्वेश्चन। आज 20 क्वेश्चन देखेंगे 2021 का जो पेपर हुआ था 2021 का द्वितीय पाली में, तो उसको हम देखते हैं। और यह PYQ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो आपका जून 2024 में पेपर होने वाला है। संभवतः पहले जो 16 जून को होने वाला था वह अब 18 जून को प्रस्तावित हो चुका है, तो वही मान के चलिए कि आपका 18 के आसपास होगा, जो कि चेंज डेट हुआ था। पहले 16 था, 18 है, यानी कि जून में आपका होगा। मोटी मोटा यह मान के चलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। तो इससे पहले हमने 1 से 20 क्वेश्चन देखा था, आज 21 से लेकर 40 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि हम लोग 20-20 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर 2 हिंदी साहित्य। इस बार पेपर कैसे होगा? इस बार आपका ऑफलाइन में होगा, यानी कि आपको पेपर और पेन से करना है, OMR शीट पे करना है। तो सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर भी। आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि यहाँ पे आपको जो दिया है मिलाने वाला, उसमें क्या है कि आपको उच्चारण स्थान बताना है। यह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे कि ओष्ठ, इसमें से कौन सा है? प वर्ग का ओष्ठ से होता है, दंत त वर्ग। कंठ, कंठ का जो है आपका ग है, जो क वर्ग होता है। और तालव्य आपका च वर्ग वाला जो भी सभी है वो आपका तालव्य से है, तालु से है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका विश्लेषण भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाना है। सही अनुक्रम आप कैसे लगाएंगे? काल क्रमानुसार। यहाँ पे कौन कौन क्वेश्चन है? रिपब्लिक है, यानी कि जो पाश्चात्य साहित्य है उससे आया है। दूसरा माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और चौथा है एसेज एशियंट एंड मॉडर्न। यह जो 10-12 पुस्तकें हैं पाश्चात्य की, उनको आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर वहीं घूम फिर कर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, सही काल क्रमानुसार। वहाँ पे हमें काल वर्ष के अनुसार लगाना पड़ता है। रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा है, यानी कि जो किताब है वह इसके लेखक कौन है और उसका सन क्या है, यही हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती है। रिपब्लिक प्लेटो का है पुस्तक, प्लेटो के द्वारा लिखित, 380 ईसा पूर्व की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म IA रिचर्ड का है, 1929 का ईस्वी का। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न है, टॉमस ईस्टर्न इलियट का। खाली बस सही नाम याद रखिए लास्ट वाला, इलियट रिचर्ड, प्लेटो इलियट रिचर्ड, ऐसे। तो एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न इलियट का है, 1936 का। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रिलिंग का है, तो बस ट्रिलिंग याद रखिए, 1972 का। ट्रिलिंग उतने फेमस तो नहीं है, लेकिन इलियट रिचर्ड प्लेटो ये सब काफ़ी फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है। शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी के बारे में शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है, कहने का मतलब यह है। तो इसका सही आंसर तो है दूसरा और चौथा। बातें सही है, जो सही बात है वह पहले पढ़ते हैं, बाकी गलत बातें बाद में पढ़ेंगे, है ना। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद्रवरदायी, सही बात है शुक्ल के अनुसार। और व्याकरण में पारंगत भी है, सही बात है। तो ये दोनों बातें सही हैं, क्वेश्चन का आंसर भी है सही है। और जो बातें गलत हो इसको देखते हैं। केवल कवित्व के रचयिता है, नहीं। और केवल दोहा और तोमर का रचयिता है, यह भी बात गलत है। जहाँ पे केवल लग जाता है वह ज़्यादातर बात आपकी गलत साबित होती है, यह तथ्य याद रखिए। इसका विश्लेषण देखते हैं। आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, इन्हीं की रचना है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदायी व्याकरण में पारंगत थे, छप्पय इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा कहा है। तो चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र किसने पूरा किया? जल्हड़ ने। चंद्रवरदायी के पुत्र जल्हड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया है। क्वेश्चन 24 है, मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा कुया, दद मत घृत काढ़ लया, डार दया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का क्या अर्थ है? ऐसा आजकल पूछा जाता है। जो आपके हिंदी साहित्य में कविताएं लगी हुई हैं या फिर आपके जो भी रचना लगी है, खासकर कविता, यानी कि कविता का मतलब कि यूनिट 5 वाली रचना, तो चाहे ब्रजभाषा की हो, चाहे जो हो, चाहे भक्ति हिंदी साहित्य में मतलब आदिकाल की हो, भक्ति काल की हो, रीति काल की हो,
आधुनिक काल के हों तो सभी से वहाँ पे पंक्तियाँ दे देता है, उसमें से एक दो शब्दों का अर्थ पूछ देगा कि इसका क्या अभिप्राय है। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छुआ का अर्थ है क्या है, मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति किसकी है, भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष है, कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मीराबाई की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, जैसे कि यह पंक्ति तो आप जान ही गए होंगे कि किसका है, मीराबाई की पंक्तियों में ऐसा रहता है, माराड़ी गिरधर दूसराड़ा ये सब ऐसे आता है। तो जो मीराबाई की है, और इनकी मीराबाई कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री है। इनकी अन्य रचनाएं पे गौर कीजिएगा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां का भी यदि जिक्र किया जाए तो जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, अभी क्या है, मीराबाई की है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने। वैसे तो सर सभी आंखों के सामने है, इसी को आंखों के सामने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में इतिहास दर्शन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है, वाल्तेयर, भिको, कांट या फिर हीरोदोत्तम। तो इसका सही आंसर है वाल्तेयर। तो इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है वाल्तेयर। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर है। वाल्तेयर का मूल नाम क्या है, फ्रांसिस मेरी एरोएथ। क्या नाम है, फ्रांसिस मेरी एरोएथ था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1694 को हुआ। इन्होंने नाटक लिखा, दर्शन लिखा, व्यंग लिखा, फिलोसफी मतलब दर्शन का मतलब, व्यंग कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बधी बधाई परंपराओं का विरोध किया। बधी बधाई परंपराओं का यूं ही आपको भी नहीं मानना चाहिए, मतलब जो गलत लगे तो उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंपादीप किस कहानी में आया है। तो क्या इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो यह आकाशदीप में आया है। यह कहाँ पे आया है, आकाशदीप में आया है। चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। और क्या है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह की बात की जाए तो छाया है, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, इतनी है। बाकी दुलाई वाली 1907 की रचना राजेंद्र वाला घोष की, जिन्हें कि बंग महिला कहा जाता है, उनका है। और चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की भी इन्हीं की है, जो कि दुलाई वाला और चंद्रदेव से मेरी बातें दोनों नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। गैंग्रीन कहानी अज्ञे की है, यह भी नेट की कहानी में है, यह रोज के नाम से भी है। और पिता 1965 का है, ज्ञान रंजन की कहानी, यह भी आपको याद रखना चाहिए, कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आ जाएगा तो वहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। और यह सब नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। क्वेश्चन 27 है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो इसका सही आंसर है चाक। बाकी सभी रचनाएं किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की ही है। मैत्रेयी पुष्पा के ही उपन्यास है। चाक उपन्यास है, ब्रज क्षेत्र के जीवन का वर्णन उसमें, झूला नट भी, अलमा कबूतरी भी, इदन्नमम भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, देखते हैं चाक कब किया, 1997 की है। उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास की बात की जाए तो झूला नट 1999 का, अलमा कबूतरी 2000 का, इदन्नमम 1994, कहे ईश्वरी फाग 2004 का, गुनाह बेगुनाह भी है इन्हीं की है, बीजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रहे, स्मृति दंश भी इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है, यानी कि 3 है 1 नहीं है। तो कौन कौन नहीं है ऐसा देना चाहिए था। तो यहाँ पे कौन नहीं है, ग्रंथ नहीं है, तो द टेबल टॉक भी नहीं है, और एलिजाबेथन एसेज भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। बाकी लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है इनकी रचना। विश्लेषण देखते हैं। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो कोई एक रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यह क्वेश्चन गलत हुआ था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया होगा तो उसका सभी को आंसर मिला होगा या फिर यह क्वेश्चन हटा लिया गया होगा। तो इसका याद रखिए, ध्यान से देखिए कि दोनों नहीं है इसमें, मतलब कोडिंग वाला क्वेश्चन बनाने चाहिए था। केवल ए डी, केवल बी,
केवल BC, इस टाइप का। तो देखिए विश्लेषण, एलिजाबेथेन ऐसे तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलेज का नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन ऐसे ग्रंथ TS इलियट का है, यानी कि इलियट का है, और द टेबल टॉक विलियम हेजलीट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा ग्रंथ है लेटर्स, तो यहाँ पे लेटर्स भी है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स भी है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, या इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन 29 देखते हैं 29। असाध्य बीड़ा आगे के किस कविता संग्रह में है? तो इसका सही जवाब है आंगन के पार द्वार। असाध्य बीड़ा आगे के आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है, कविता संग्रह में संग्रहित है। आगे की अन्य कविताएं की बात की जाए तो बावरा अहेरी 1954 की, और इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 की है। अरियो करुणा प्रभा में 1959 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30। अखिया हरिदर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ क्या है? ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही अर्थ है क्या है? पत्ते का दोना। पतुखी यानी पत्ते का दोना। तो इसका अर्थ आपने देखा पत्ते का दोना है, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। यह सूरदास के पद से है। सूरदास की रचनाएं बात की जाए तो सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कथन और कारण से है, और इसको देखिए क्या है कि कथन क्या है, अभिकथन क्या है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, इसीलिए मानता है। क्या यह बात सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा C, यानी कि पहली बात तो सत्य है, लेकिन दूसरी बात गलत है, कारण सही नहीं है। यानी कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, यह बात सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव, यह बात गलत है। श्रम के बिना भी साहित्य की परिकल्पना हो सकती है, और साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम भले ही हो, कारण सही नहीं है। क्वेश्चन 32 है, आपको मिलाना है मतलब कि कौन किसकी रचनाएं हैं। तो इसका हम लोग सीधा आंसर देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए, और सन भी देख लेते हैं। जैसे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 की, रघुवीर सहाय की है कविता। आत्मा की आंखें 1964 की, रामधारी सिंह दिनकर की है। चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 की, शमशेर बहादुर सिंह की है। कवियों का कवि कौन है? कमेंट करके बताइए। कुकुर मित्ता 1942 का है, और यह निराला की कविता है 1942 में। कुकुर मुत्ता याद रखिए, सिलेबस में भी लगा हुआ है। ये सब ज़्यादातर जो भी देता है ना, वो आपके सिलेबस में लगा हुआ रहता है उसमें से। क्वेश्चन 33 है, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊँ। तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसका सही जवाब है आत्मसमर्पण। यानी कि कबीरदास ने कह ही दिया है कि मैं तो कुत्ता राम का हूँ, तो इसमें आत्मसमर्पण ही तो कह दिया है भगवान को, राम को। यह दशरथ राम नहीं, बल्कि यह परमात्मा की बात कर रहे हैं। इसका क्या है कि उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारक के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिए, और जिसका अर्थ होता है महान या फिर श्रेष्ठ। क्वेश्चन 34 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णार सोबती के उपन्यासों का सही क्रम लगाइए। जो भी नेट के सिलेबस में लगे हुए लेखक हैं, चाहे वह कहानी लिखे हों, उपन्यास लिखे हों, निबंध लिखे हों, उनकी रचनाओं को कालक्रम लगाने के लिए आता है, तो उनके सभी रचनाओं को जरूर देखें सभी विधाओं में। तो देखिए इसका सही आंसर मतलब कि क्वेश्चन है समय सरगम, मित्रों मरजानी, ऐ लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। तो यहाँ पे काल क्रमानुसार इनके हम देख लेते हैं। सबका सन याद होगा तभी हम वहाँ पे लगा पाएंगे काल क्रमानुसार। प्रकाशन है उसके अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही क्रम है मित्रों मरजानी 1967 का, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ऐ लड़की 1991, समय सरगम 2000 का है। 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा जो कि सिलेबस में है 1979 की है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया? जिंदगी नामा के लिए। क्वेश्चन 35 कथन और कारण से है। कथन देखते हैं क्या है।
कथन है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि कारण क्या है, कारण है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। साध्य का मतलब कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वही लक्ष्य है। साधन का मतलब कि जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में कौन कौन चीज़ें सहायक है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब कि पहली बात तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, कारण इसका सही नहीं है। साध्य लगा कि यहाँ पे आपको कल्पना भी क्या है, आपका साधन ही है, तो साध्य लगा के गलत कर दिया है। ठीक, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, कारण है क्योंकि रस, माधुर्य, लालित आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े हैं, अतः अभिकथन ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन 36 है महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं, यानी कि कौन सी बातें महादेवी वर्मा के विषय में शुक्ल जी कहते हैं। महादेवी सही बात पहले देख लें कि पूरा देख लें, नहीं सही बात पहले देख लें। तो दूसरा और तीसरा बात यहाँ पे सही है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। और तीसरी बात भी सही है, महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। पहली बात गलत है, क्यों गलत है, महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है, गलत बात। और चौथी बात क्यों गलत है, महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ हैं, रमणी कल्पना नहीं। ऐसी बात नहीं है, कल्पना भी है और वास्तविकता भी है। तो दूसरा और तीसरी बात सही है। कारण देखते हैं, विश्लेषण देखते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है, अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य शुक्ल के अनुसार कथन 2 और कथन 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 37 लक्ष्मा किस कहानी के पात्र है, तो कोशिका घटवार। यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी इसके लेखक हैं। कोशिका घटवार, लक्ष्मा इसमें पात्र है। तो बाकी जो ऑप्शन में है उसके भी पात्रों को देखा जाए तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसमें अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति प्रमुख पात्र हैं। परिंदे निर्मल वर्मा का है। उपन्यास नहीं, कहानी संग्रह इसी नाम से है। तो इनकी जो कहानी है यह सिलेबस में भी है। इसमें लतिका है, डॉक्टर मुखर्जी हैं, करीमुद्दीन है और गिरीश भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब आगे और भी है थोड़ा सा। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है। इसमें प्रमुख पात्र जोखू, जंगी और ठाकुर है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इसमें लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह है। पिता आज्ञे का है, सॉरी पिता जो है नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी है, ज्ञान रंजन का है। देख के भी पता नहीं कैसे गलत कभी कभी निकल जाता है, दिमाग में कुछ आता है। तो पिता ज्ञान रंजन की है और इसमें पिता और पुत्र ही प्रमुख पात्रों के रूप में है। यह आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा भी है। पढ़ा मतलब सभी कहानी तो पढ़ ही लेंगे आप, बहुत छोटा है, सभी उपन्यास भले ही ना पढ़ पाएँ। जिंदगी नामा उपन्यास 38 है। जिंदगी नामा थोड़ा पंजाबी भाषा में है, पढ़ते हुए हमें भी उस समय दिक्कत हुई थी। तो जिंदगी नामा आपने उपन्यास पढ़ा है क्या, आपको पढ़ते हुए दिक्कत हुई थी, यह कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मतलब हिंदी आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा इसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग ज़्यादा है। तो क्या आपको पढ़ते हुए अच्छे से समझ में आया, पढ़ते हुए कोई दिक्कत हुआ? और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आपको भले ही आप पढ़े होंगे लेकिन आपको पढ़ते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा। देखिए जिंदगी नामा उपन्यास की बातें यहाँ पे उपन्यास में क्या है, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। और तीसरी बात क्या है, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। बाकी महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है, यह बात नहीं है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है, यह भी बात सही नहीं है। केवल इसमें पहला और तीसरी बात सही है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, यह याद रखें कि कभी कभी कथन दे सकता है कि किसका है, तो यह डॉक्टर देवराज का है कि यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी
पढ़नी हो तो इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो वह जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 39 है आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? कथ्य क्या है तो इसका सही जवाब है पहला, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या यह तो केंद्रीय बिंदु रहा ही है। और चौथा, दाम्पत्य संबंध का विघटन। बाकी समकालीन राजनीतिक परिदृश्य इसमें नहीं है, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता भी नहीं है। तो इसकी पहली और चौथी बात ही सही है। आपका बंटी उपन्यास 1971 का है, अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यम वर्गीय समाज में तलाक की समस्या किसका है? मन्नू भंडारी का है। तलाक की समस्या और दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज कब का है? 1979। इसी नाम से नाटक 82 में हुआ था। इसी का रूपांतरण, पहले उपन्यास लिखा गया था महाभोज, फिर नाटक है। तो जो नेट के सिलेबस में वो नाटक है 1982 का। के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या फिर पारिवारिक न होकर सामाजिक है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मिलान करना है जो कि नेट के सिलेबस में लगे हुए उपन्यासों के पात्र हैं और उनके कहे गए जो चीज़ है उससे मिलाना है। तो हम सीधे मतलब पूरा पहले वाक्य तो पढ़ना ज़रूरी ही है जो दिया गया है मूल क्वेश्चन में। देखिए चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो 3 तरीके हैं। यह कौन कहता है? तो यह तो कहते हैं रूपन बाबू, मतलब यह श्रीलाल शुक्ल वाला का है। श्रीलाल राग दरबारी उपन्यास से है, तो यह रूपन बाबू का मानना है। बाकी दूसरी चीज़ है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो यह आपका होरी का कथन है। और उपन्यास की बात की जाए तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। पहला आपका रूपन बाबू यानी कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी से था। और तीसरा जो आपका है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। तो यह तो आपका शेखर एक जीवनी से शेखर का ही आपका कथन होगा। और जो चौथी बात है यहाँ पे जो है, समूचा आर्यावर्त, जो शेखर एक जीवनी है ना आगे का ये वाला, वहीं से समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। तो यह आर्यावर्त की बात आएगी। तो यहाँ पे कौन आएंगे? लोरिक देव। कौन आएंगे? लोरिक देव। किसका कथन है? लोरिक देव का। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जैसे कि शॉर्टकट में दे दिया है ना, चुनाव जीतने वाली बात कहाँ पे? रूपन बाबू, छोटे बड़े वाला बात हो रही, सबसे पहले ताजी स्मृति शेखर, समूचा आर्यावर्त लोरिक देव की यह कथन है लोरिक देव का। बस इतना ही देखते हैं आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बाकी जैसे कि हमने कहा था ना कि इसको 20-20 क्वेश्चन देखेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 वीडियो में, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। तो 41 से लेके आपका 60 तक अगले वीडियो में देखते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कैसा लगता है यह भी बताते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।